नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कोरोना से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। 1.5 महीने से भारत में भी लॉकडाउन है। पूरा देश 3 भागों में बटा हुआ है। कहीं लॉकडाउन में छूट तो कहीं सख्ती। इस सब के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी और रोजगार बड़ा मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो इस संकट की घड़ी में अपने अपने सुझाव भी दे रहे हैं। तो वहीं इन सियासी सुझावों में सियासत होना भी लाजमी है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, एक दूसरे के निशाने पर है। जी हां, यही है हमारा आज का विशेष, विपक्ष के सुझाव पर सियासी तनाव। देश आज कोरोना के काल से गुजर रहा है। 1.5 महीने से लॉकडाउन के चलते पूरा देश बंद है। लोगों से रोजगार छिन रहा है तो कोरोना वायरस लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। पूरा देश रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंटकर रह गया है। भारत का देशवासी घरों में कैद है, पर इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों से विरोध के स्वर भी तेज होने लगे हैं। अब लॉकडाउन के इस दौर में विपक्ष ने भी सरकार पर सवालों की बौछार तेज कर दी है। सरकार के पास लॉकडाउन से बाहर आने की कोई सीधी रणनीति लोगों की भी समझ में कम आ रही है। सरकार की इस हां और ना में उलझी स्थिति को केंद्र में रखकर राहुल गांधी ने अपने सुझाव सामने रखे, तो वहीं मायावती, अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। कोरोना और लॉकडाउन पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से कई सवाल पूछे। लॉकडाउन को खोलने से पहले सरकार के पास क्या रणनीति है? लॉकडाउन को खोलने से पहले सरकार की ओर से मरीजों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सप्लाई चेन को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर करना होगा। यूपी में श्रम कानून बदलाव पर अखिलेश प्रियंका माया का वार। सरकार का एक कदम ये बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है, कहा अखिलेश यादव ने। यूपी में हुए बदलावों को प्रियंका गांधी ने तुरंत रद्द करने की मांग की। शोषणकारी व्यवस्था पुनः देश में लागू करना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बसपा सुप्रीमो मायावती ने। मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर कांग्रेस का वार। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा। इसमें आरोप लगाया केंद्र सरकार को प्रवासी श्रमिकों को घर तक पहुंचने में मदद करने के लिए राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के श्रमिक भी वापस जाना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार ट्रेनों को उनके यहाँ मंजूरी नहीं दे रही है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अपने आरोपों को साबित करें या माफी मांगे। केंद्र सरकार से 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद देश का हर वर्ग पैकेज के बहाने राहत की मांग कर रहा है। एमएसएमई के साथ साथ दुकानदारों, कारोबारियों, कामगारों, परिवहन सहित अन्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी आर्थिक राहत की मांग तेज कर दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 संक्रमण को लेकर अब तक 4 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मशवरा कर चुके हैं। राज्यों ने हर बार प्रधानमंत्री से अपने बकाया जीएसटी के भुगतान, आर्थिक मदद, केंद्रीय स्तर से चिकित्सा जांच के संसाधन की मांग की है और अभी तक राज्यों के मुख्यमंत्री की किसी न किसी रूप में मांग बनी हुई है। स्थिति साफ है, कोरोना संकट पर सड़क से राजनीतिक गलियारों तक शोर है। क्या इस संकट की घड़ी में सरकार की नीतियां सही नहीं हैं या फिर विपक्ष के सवाल? न्यूज वर्ल्ड डेस्क। विपक्ष के सुझाव पर सियासी तनाव। आज इसी मुद्दे पर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब। रिजवान जी। बिल्कुल, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और पीसीआर एक बार देखें, ऑडियो की समस्या है, हमारे मेहमानों तक शायद ऑडियो ठीक से नहीं पहुंच पा रहा। नहीं सर, पहुंच रही है आपको। बिल्कुल, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से ब्रजगोपाल लोया है, कांग्रेस से भूपेश,
भूपेंद्र गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार रंजन जैन जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता, दिया जा रहा है और सुझाव को लेकर धीरे धीरे अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तनाव भी पैदा हुआ। कैसे देख रहे हैं आप इन चीजों को कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा? इसका कुछ उपाय भी है कि सिर्फ ये नहीं हो रहा पर ही चीजें सीमित रहेंगी? देखिए, ये नहीं हो रहा जैसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी ने बार बार ये कहा है कि हम जो है सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, हम तो उनको सहयोग करना चाहते हैं। अब क्योंकि सरकार के काम करने का ढंग ऐसा है कि वो विपक्ष से संवाद रखना ही नहीं चाहते हैं, तो ये सरकार जाने कि वो इसको किस दिशा में जा रहा है। जो भी इसके परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक जो भी परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि वो किसी से संवाद ही नहीं कर रहे हैं, तो ये उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन जो बातें आदरणीय राहुल गांधी जी ने कही हैं, वो बातें पूरी की पूरी विश्व स्वीकार रहा है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन केवल पॉज बटन है और इसके बाद सबकी समस्याएं खड़ी होनी है। तो आज पूरी दुनिया ये कह रही है, राहुल गांधी अकेले थोड़ी कह रहे हैं, उनकी बातों का अनुमोदन पूरे विश्व में हो रहा है। तो ये बातें तो ये है कि समझदार व्यक्ति को उन्हें देखना है। दूसरी चीज उन्होंने ये कही है कि हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि हमारे लिए इस तरफ कुआ है उस तरफ खाई है। अगर आज हम मान लीजिए लॉकडाउन नहीं खोलते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, और लॉकडाउन खोलते हैं तो बीमारी का स्प्रेड एकदम खुलेगा, वो स्प्रेड होगी। तो हमें दोनों चीजों को नियंत्रण करने की कोशिश करना है। और आज से उन्होंने जो है 15-20 दिन पहले जब बात की थी, तब उन्होंने ये कहा था कि लॉकडाउन का जो ये है, ये हमें इसका जो समय मिला है, ये समय तैयारियों के लिए मिला है और उस हर सरकार को उसमें तैयारी करनी चाहिए। आज फिर उन्होंने जो बात ये बोली है, वो ये बोली है कि हम जब तक सारी चीजों को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, विकेंद्रित नहीं करेंगे, हमारी जो न्यूक्लियस है वो हमारा जिला कलेक्टर है, और जिला कलेक्टर के पास सारी सूचनाएं हैं। अगर जिला कलेक्टर को हम इसमें जो है जवाबदारी नहीं सौंपते हैं और पूरा जो है दिल्ली में केंद्रित करके रखते हैं, तो इसमें हमें असफलता हाथ लगेगी। उनका सीधा सीधा कहना है कि हमको जो है ये सारी चीजें जो डिसीजन मेकिंग है हमको विकेंद्रित कर देनी चाहिए। और इसका प्रमाण ये है कि जब सरकार ने जो है केंद्र में नियंत्रित कर ली सारी चीजें, तो ये जो नकली किट का बड़ा भारी घोटाला कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि आपने तय कर लिया कि केवल एक ही संस्था खरीदेगी, एक ही संस्था जो है उसको पूरे देश में सप्लाई करेगी, वही किटें आपको लेनी पड़ेंगी। अगर ये भी जो है डिसेंट्रलाइज्ड होता और इसमें जो है ओपन मार्केट सिस्टम अपनाया गया होता, तो हो सकता है कि देश को और अच्छी क्वालिटी का सामान और सस्ते दरों पर मिल जाता। और जो इतने बड़ी मात्रा में परीक्षण असफल हुए हैं, वो परीक्षण असफल नहीं होते, और उसके कारण जो देश का समय नुकसान हुआ है, उसके कारण जो संक्रमण की दर बढ़ी है, वो उस सारी चीजों से हम बच सकते थे। तो ये तो सकारात्मक सुझाव है। सरकार इन्हें चाहे तो स्वीकार करे, ना चाहे तो ना स्वीकार करे, लेकिन ये इनको सार्वजनिक रूप से इसलिए दिया है कि कल को ये नहीं कहे कि साथ जो है कांग्रेस क्या कर रही थी। कांग्रेस अपना काम कर रही है, और सरकार चूंकि समाज क्या कहेंगे आप जी? क्या कहेंगे ब्रजगोपाल लोया जी सर, क्या कहेंगे आप विपक्ष के सुझाव को लेकर? सत्ता पक्ष जो तनाव है वो कई आपस में कई तरह की आरोप प्रत्यारोप का भी दौर उठता है। भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि हमने जो भी सुझाव दिए हैं वो सरकार को ये एहसास कराया है कि होता है जितना अधिक। आज भी जो सुझाव दिया है उन्होंने, कहना राहुल गांधी ने जो सुझाव दिया है वो भी यही दिया है कि विकेंद्रीकृत कीजिए और कलेक्टर को इकाई बनाइए, कि केंद्र से नहीं, कलेक्टर अगर निर्णय लेगा बेहतर निर्णय होंगे। और ये जो टाइम मिला था, लॉक टाइम जो हमको मिला था, लॉकडाउन का जो टाइम मिला, इसमें हमें अपनी योजना रणनीति बनानी चाहिए। हम उसमें अगर योजना और रणनीति नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाए,
स्पष्टता होगा हमारे पीछे आगे क्यों है, पीछे ऐसा क्या है? रिजवान जी, इसमें चार बातें हैं जो आपने और माननीय भूपेंद्र जी ने जो बातें कही है, चार बातें। पहली बात यह है कि अधिकार किसको देना चाहिए थे। कलेक्टर के अधिकार असीमित है, उनको सीमित करने का कोई आदेश केंद्र की सरकार ने भी नहीं दिया, राज्य की सरकार ने। एक सबसे पहली बात जो माननीय भूपेंद्र जी ने उठाई थी वो ये थी कि तैयारियों के लिए जो समय मिला था उसमें क्या किया गया। तैयारी के लिए जो समय मिला था उस समय हम नहीं, यहाँ सरकार में थे माननीय भूपेंद्र गुप्ता जी। 23 नवरात्रि में माननीय शिवराज जी की सरकार आई है और जो तैयारियों का समय था वो आपने जाया की, क्या बिल्कुल सच है। वो जाया करने का नुकसान कुछ मध्य प्रदेश ने अधिक उठाया, जिसके सामने गोपाल मैं आपका ध्यान दिला दूं, रजगोपाल लोया मैं आपको थोड़ा ध्यान दिला दूं जी, ये केंद्र सरकार और राज्यों के बीच के समन्वय का जिक्र है। जब आप अगर आप मध्य प्रदेश में इलेक्शन लाना चाहते हैं करेंगे उसमें, लेकिन ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्र सरकार, इसके अलावा विपक्ष के अन्य नेता सोनिया गांधी, मायावती, ममता, अखिलेश यादव, ऐसे बहुत ढेर सारे नेताओं का देखिए, मैं आपको क्या आप ये जानते हैं कि किसी के सुझाव पर केंद्र सरकार काम नहीं करती, परंतु सभी के सुझाव पृथक पृथक है। राहुल गांधी जी जो सुझाव दे रहे हैं, माननीय सोनिया गांधी जी भी कोई सुझाव नहीं दे रही है, मायावती जी सुझाव दे रही है। मेरा कहना ये है कि जो सुझाव दे रहे हैं, आपको याद होगा सुझाव ये भी दिया था कि फरांस से जो लोग आए थे उनको क्वारंटाइन करना था एयरपोर्ट पर। सुझाव देने वाले माननीय राहुल गांधी जी खुद क्वारंटाइन नहीं हुए, जो इटली से लौट कर आए थे अपने ननिहाल से। परंतु काम कहना बहुत आसान है और काम करना बहुत कठिन है, इन दोनों में बहुत भिन्नता है। कांग्रेस के सुझाव दे रही है और सुझाव भी कहां से दे रही है, मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम। सुझाव सकारात्मक नहीं दे रही सरकार को, जाकर सुझाव नहीं दिए जा रहे, सुझाव दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। तीसरी बात है, अभी भूपेंद्र जी ने बात रखी थी किट की, 1,70,000 टेस्ट भारत में आई थी, भारत सरकार ने चीन मिली थी, उनका एक पैसा दिए बाबा जी ने वापस कर दिया क्या? उसको माननीय भूपेंद्र जी इस तरह का यूज कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसमें भुगतान ही नहीं हुआ उसमें आप घोटाला जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरी बात, ओपन मार्केट से किस राज्य सरकार को सामान खरीदने की अनुमति नहीं थी, सभी राज्य सरकारों को ओपन मार्केट से सामान खरीदने की अनुमति थी और कई राज्य सरकारों ने मार्च के महीने में इसकी तैयारी भी की, परंतु मध्य प्रदेश मार्च में वो तैयारी नहीं कर रखा। चौथी बात यह है कि एक पूछा था भूपेंद्र जी से, कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस इस समय प्रदर्शन कर रही है, किसका प्रदर्शन कर रही है, जिसे हम अपनी भारतीय भाषा में ढोंग कहते हैं। प्रदर्शन कर रही है कि केवल सोशल मीडिया और बिना किसी प्लान के आप काम कर रहे हैं। जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होना थी उसे छोड़कर संकट के समय में आप आलोचक होने का काम कर रहे हैं, समालोचक होने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार की निंदा किसी विषय पर होनी चाहिए, परंतु उस विषय पर होनी चाहिए जिस विषय पर सरकार, जहां सरकार सही है वहां भी अगर आप इस तरह की चर्चाएं करेंगे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात मैं एक आपको सबसे महत्वपूर्ण करना चाहता हूं, इसके बाद मध्य प्रदेश में अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक स्थितियां बिगड़ी, परंतु हम काम कर रहे थे और काम करने की हमारी अपनी गति थी। आज मध्य प्रदेश 2600 टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है और 2 दिन के भीतर ये 2800 टेस्ट पर पहुंच जाएगा। आधुनिकतम मशीन जो है वो खंडवा में पहुंच चुकी है, ये हमारी तैयारी है। जिस देश में एक पीपीई किट नहीं था, आज वो प्रदेश राज्य सेंटर पर इसका उत्पादन कर रहा है। चलिए आपके पास पहुंचूंगा, आपके पास और तक होंगे, ये हमारा काम है। सुखपाल लोया थोड़ा सा रुक जाए, अभी और भी बहुत चर्चा करनी है आपसे कल। सभी विपक्ष कोई सुझाव देता है, सरकार उसे कैसे ले, किस तरह से ले, इसको लेकर बहुत तरह की सियासत है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए रिजवान भाई, मेरी आवाज अब तक आ रही है?
बिल्कुल आ रही। रिजवान भाई, मैं उस दिन को याद कर रहा हूं जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और जब एक प्रतिनिधिमंडल जाना था, उस समय उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का चयन किया था कि हमारे सबसे अच्छे वक्ता हैं, अटल जी को प्रतिनिधिमंडल के रूप में भेजा जाना चाहिए। हमने नरसिम्हा राव और अटल जी के संबंधों को भी देखा है। राजनीति अब कहां से कहां पहुंच गई है, इसे मुझे आश्चर्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी टेलीफोन पर जरूर बात करते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाना चाहिए? इसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक दलों के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? ये संकट तो देश पर आया हुआ संकट है, ये आम आदमी पर आया हुआ संकट है। इस संकट को उस दृष्टि से देखने की कोशिश आज तक भारत सरकार की जिम्मेदार सरकार ने नहीं की है। उनको चाहिए था कि सभी दलों को बिठाना चाहिए था एक साथ, चाहे वो ऑनलाइन बैठते और इस तरह के सुझाव लेते कि वो सब मिलकर इस संकट से निपटते। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि श्रेय कोई और ले जाए, इस राजनीति के तहत हो रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगा रिजवान भाई कि कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि यदि नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई कदम नहीं उठा रही है तो उसे बाकी सब दलों को बुलाना चाहिए। और इस संकट के समय में विपक्ष अपनी किस तरह से भूमिका निभा सकता है, इस पर कहीं ना कहीं उनको निर्णय लेना चाहिए। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी का एक जो मास्टर स्ट्रोक था कि हम किराया देंगे, उससे भारत सरकार जरूर एक बचाव के पक्ष में आई थी। और उस तरह का एक ऐसे निर्णय, जिस तरह सोनिया गांधी ने निर्णय लिया, ऐसे निर्णय सभी राजनीतिक दलों को ही नहीं बल्कि जो मजदूर इस समय सड़क पर हैं, उन मजदूरों के सेवा के लिए सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को, सभी लोगों को आगे आना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मजदूर, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अब हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। रिजवान भाई, आप सच मानिए कि जब हम उस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखते हैं, उन मजदूरों के वीडियो देखते हैं, तो आंखों से आंसू हो जाते हैं। कई बार घबराहट होने लगती है कि आखिर हम किस युग में आ गए हैं। हमने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन हमारे अपने भाई जो जिंदा मनुष्य हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो रही है। कितने लोग मारे जा रहे हैं। आज का आंकड़ा बताया कि 73 से ज्यादा लोग अपने घर ही नहीं पहुंच पाए। ये कितनी बड़ा विकट समय में हमारा देश फंसा हुआ है। हम यदि राजनीतिक चश्मे से इन सब चीजों को देखेंगे तो शायद समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। हम जहां हैं, जैसे हैं, जैसा सोनिया जी ने कहा कि भाई कम से कम हम किराया देने को तैयार हैं, अन्य दलों को भी सामने आना चाहिए था और सबको मिलकर इस समस्या से समाधान करने की जरूरत है। जी रिजवान भाई। बिल्कुल भूपेंद्र गुप्ता, आपकी तैयारियों को लेकर सवाल था, मध्य प्रदेश पर सवाल खड़ा हुआ था कि आपने क्या तैयारी है। ये सवाल हम बहुत बार आता है, बहुत बार चर्चा करते हैं, हर बार सबके अपने अपने नजरिए, अपना अपना पक्ष है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बुला दी और उन्होंने बता भी दिया कि उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन उसके बाद भी जब क्या होता है, जब कोई आदमी असफल होता है तो वो जो है, जब उसकी स्लेट फूट जाती है तो मोहल्ले के बच्चों को दोषारोपण करने लगता है। अगर कोई सरकार इस अवस्था में पहुंच जाए जिसके ऊपर 7.5-8 करोड़ लोगों का बोझ है, तो इससे ज्यादा जो है विवेकहीनता कुछ कही नहीं जा सकती। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो, लोया जी तो पता नहीं इनको कितनी जानकारियां हैं चीजों की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भाई शिवराज सिंह जी, वो तो कह रहे हैं कि सीएए की एक जो रैली हुई थी इंदौर में, उस रैली के कारण कोरोना फैला है। अब उन्हें ये भी होश नहीं है कि वो रैली कब हुई थी। वो रैली हुई थी 9 जनवरी को और जो 31 जनवरी से कोरोना फैलना चालू हुआ है पूरी दुनिया में। तो 9 जनवरी की रैली से और 7 जनवरी को जो है आरएसएस का महासम्मेलन हुआ था उसी इंदौर में। तो ये जो है, ये कोरोना जब पैदा नहीं हुआ था तब से जो है शिवराज सिंह जी ने फैलाना चालू कर दिया है। और ये लोग तो सब माउथ आर्गन है, लोया जी जैसे लोग, जो उन्होंने कह दिया वो इन्हें दोहराना है। इसके अलावा तो इनकी अपनी निजी कोई सोच है नहीं, तो ये वही चीजें दोहरा रहे हैं। इनको जो है इस बात की समझ ही नहीं है कि जो कोरोना है, कोरोना की 14 दिन की साइकिल पूरा विश्व मान रहा है कि 14 दिन में कोरोना टर्मिनेट हो जाता है। आज 45-46वां दिन है लॉकडाउन का। हम 3 साइकिल कोरोना की टर्मिनेट कर चुके हैं। अगर उसके बाद भी हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे चीजों का, तो इसका मतलब है कि ये सरकार निहायत ही असफल सरकार है और ये किसी भी चीज को जो है संभाल नहीं पा रही। तो इसको सहायता लेनी चाहिए दूसरे लोगों से। आज हम किराया देकर ट्रेनें, आप देखें ट्रेनें रद्द कर रहे हैं लोग, बंधुआ मजदूर बना रहे हैं हिंदुस्तान के। कर्नाटक की सरकार ने क्या किया है। और आपसे और बड़ी बात कर दूं
कि ये निर्लज्जता से जो है, जिस तरह से बेशर्मी से बातें की जा रही हैं देश में, आज जो है मध्य प्रदेश सरकार ने 29 अप्रैल को 5 बसों से उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश भेजा, झांसी। आपको मालूम है उन्होंने घुसने नहीं दिया और वापस लेके आना पड़ा प्रवासी मजदूरों को। मध्य प्रदेश सरकार के मुंह में जबान नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार आज तक इसका जवाब नहीं दे पाई कि आखिर जो है योगी अपने लोगों को क्यों नहीं ले रहे हैं उत्तर प्रदेश। और ये काम उन्होंने अकेला मध्य प्रदेश के साथ ये बदतमीजी नहीं की है, उन्होंने प्रदेश देश के कई राज्यों के साथ की है। क्या उत्तर प्रदेश का जो प्रवासी मजदूर है वो क्या उसको दूसरे राज्यों को उसको झेलना है क्या? आज ये जवाब शिवराज सिंह जी को देना चाहिए कि उन्होंने योगी से क्या बात की। क्यों नहीं कहा उन्होंने कि हमारी बसों से जो हमने मजदूर भेजे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो काम कर रहा है उत्तर प्रदेश का मजदूर, वो अपने घर जाना चाहता है, उसको झांसी की सीमा से भगा दिया, उनके साथ मारपीटें हो रही हैं। ये जो इतना इनह्यूमन, इतना अमानवीय व्यवहार अगर कोई सरकारें करने लग जाएंगी, ये तो बर्बरता का युग आ गया है। और इस बर्बरता के लिए जो है ये मुस्कुरा के बातें की जाएंगी क्या? इस पर सबको शर्म आ रही, पूरा देश रो रहा है, करा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ठहाके लगा रहे हैं। आप देखें अभी जो है मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने सारे मंत्रियों ने एक ही चीज लिखी है कि मरने वाला तो मरता है, आने वाला तो आता है, जाने वाला तो जाता है, इसके लिए क्या शोक करना। ये श्रद्धांजलि सभा में लिख रहे हैं लोग। ये मध्य प्रदेश की सरकार की फिलॉसफी है, और इस फिलॉसफी को जो है ये देश की जनता पढ़ रही है, देख रही है, कितना शर्मनाक है ये। तो ये चीजें, ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये चीजें वो है कि आपके सामने अगर परिस्थितियां हैं तो उनको कम से कम आंख से, खुली आंख से आप देखिए, तो जो दिखाई पड़ रहा है उस दृश्य को तो स्वीकार करिए। ट्रेन बाजू से गुजर रही है, आप कह रहे हैं क्या बढ़िया साइकिल जा रही है। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। और साइकिल बाजू से जा रही है तो कहते हैं मजा आ गया, क्या रॉकेट उड़ा है यार। ये राजनीति करोगे क्या? भूपेंद्र गुप्ता, आप लगातार कहते हैं कि विपक्ष सहयोग करेगा, विपक्ष लगातार सहयोग करेगा, लेकिन फिर भी आलोचनाएं लगातार जारी। सर, ऐसा कोई भी मौका विपक्ष नहीं छोड़ रहा जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। समस्या है, आप बताइए ये आलोचना है क्या कि मध्य प्रदेश से आज 29 अप्रैल से आज कितने दिन हो गए? क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ये बात जाहिर की है मध्य प्रदेश के नागरिकों से कि उत्तर प्रदेश के हमने मजदूरों को यहाँ से भेजा और वहां योगी सरकार ने उनको वापस भगा दिया झांसी से, हमारी बसें उनको वापस लेकर लौटी हैं? ये आरोप है क्या? ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, तथ्य हैं। और इन तथ्यों को अगर कोई सरकार स्वीकार नहीं करती है तो वो इनका समाधान भी नहीं निकाल पाएगी। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि हाँ साहब ऐसी कोई घटना घटी है, तो आप इसका समाधान क्या निकालोगे? ये समस्या वो है, आप सत्य को सत्य नहीं मानना चाहते, आंख बंद के गांधारी बने रहना चाहते, तो आप 7.5 करोड़ लोगों को गांधारी थोड़ी बना दोगे। एक पांडु के चक्कर में एक गांधारी बनेगी, ये तो पूरे प्रदेश को गांधारी बनाने के चक्कर में गया। आप तो पट्टी बांध लो, बस जो कुछ हम कह रहे हैं वही सही कह रहे हैं। ये पांडुराज नहीं चलेगा। ये जो समय है, ये जो समय है संकट, ऐसे समय में क्या होना चाहिए, ये सुझाव। और उसके साथ साथ जैसे एक सुझाव और अभी रविंद्र जैन दे रहे थे कि आप बार बार यही कहा जा रहा है कि सरकार जो है विपक्ष को विश्वास में नहीं ले रही, विपक्ष को विश्वास में नहीं ले रही है। तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, कांग्रेस ही सारे विपक्ष को एक साथ उनसे कोई संवाद करे, चर्चा करे, ऐसी पहल। जो सुझाव रविंद्र जैन जी ने दिया है बहुत स्वागत योग्य सुझाव है, और मैं निश्चित रूप से पार्टी फोरम तक ये बात पहुंचाऊंगा कि कम से कम हम जो है सर्वदलीय बैठक की शुरुआत करें और हम जो है सारे दलों को बुलाकर उनसे चर्चा करें और इसके लिए कोई मार्ग निकालने की कोशिश करें। कि बहुत अच्छा सुझाव है, सकारात्मक सुझाव है, और हम इसको ऊपर तक भेजेंगे। एक सवाल मेरा और है आपसे इन सारी चीजों के बाद, बाकी जब संकट है तो ऐसे समय में एकजुटता क्यों नहीं दिखती? ऐसे समय में भी सियासी आरोप प्रत्यारोप फिर चरम पर। ये सोच की बात है। आप किसी के घर के बाजू से निकले हैं और वो बड़ा, अच्छा आप बोल रहे हैं रविंद्र जी पूछा, सॉरी नहीं भूपेंद्र जी आपसे ही सवाल था, लेकिन मैं रिजवान भाई के सवाल में एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ, यदि रिजवान भाई अनुमति देता हूँ, और जो भूपेंद्र जी से पूछना है। भूपेंद्र जी मैं ये भी बोल दीजिए कि कमलनाथ जी लगातार पत्र लिख रहे हैं कि हमें सूची दीजिए, हम किराया देंगे।
मेरा एक निवेदन है कि सड़क पर चलते हुए मजदूर सबको दिखाई दे रहे हैं, क्यों नहीं कमलनाथ जी प्रदेश के सारे जिला डिस्ट्रिक्ट अध्यक्षों को आदेश देते कि आप लोग जाइए, उन्हें भोजन कराइए, मजदूरों को उन्हें चप्पल जूते की जरूरत है वो दीजिए, कपड़े नहीं तो कपड़े दीजिए, और जो यथासंभव मदद करिए। आप क्यों शिवराज जी और सरकार के भरोसे बैठे हुए हैं कि वो जब आपको सूची देंगे तब आप मदद के लिए जाएंगे? आप डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अध्यक्षों को ऐसा आदेश क्यों नहीं दे रहे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल भी सहमति योग्य है। मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूँ कि जो सूची कांग्रेस पार्टी मांग रही है वो उन मजदूरों की सूची मांग रही है जो दूसरे प्रदेशों में रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, ताकि हम उन जगहों से अपनी ट्रेन बुक कर सके। हमने ऐसी कई जगह ट्रेन बुक कर दी हैं और उनमें लोग आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं लोग। तो वो जो है हम ये सूची उस बात की मांग रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में जो लोग पैदल घर जा रहे हैं हम उनकी सूची नहीं मांग रहे। और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अभी जो है आपको मैं 1000 वीडियो भेज दूंगा। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हर जगह इन लोगों को खाने खिला रहा है, इनके साथ पे काम कर रहा है, इनको जो है व्यवस्था कर रहा है जितनी जिसके सीमाओं में है। और आपसे बताएं, अभी आप छतरपुर के वीडियो उठाकर देख लें, छतरपुर में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के लोग लगे हुए हैं, जो लोग अभी आ रहे हैं बाहर से, और जो ट्रांजिटरी माइग्रेंट्स है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के माध्यम से वो यूपी में घुसना चाहते हैं वाया महोबा या वाया बांदा, जो लोग, उनकी भी सेवा जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता बस स्टैंड पर बैठकर कर रहा है। लगातार हमारे कैंप लगे हुए हैं। ये कहीं एकाध कोई ऐसा एग्जाम्पल भी हो सकता है कि वहां त्रुटियां हो रही हो, ऐसा नहीं कि कोई हम लोग भगवान नहीं है, लेकिन हम कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज आपसे मैं कहना चाहता हूं, ये पहली सरकार है कि जिसने जो है पूरा का पूरा राशन बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौंप दिया। उसमें जो है किसी पार्टी, किसी जन संगठन, किसी को शामिल नहीं किया है। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप जो है सेवा के काम पर भी जो है एकाधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी आपने नियंत्रण कर लिया है, उस पर भी आप जो है अपनी फोटो चिपका के जो शासन का है वो बांटना चाहते हैं। आप तो ये सोचें, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस ने जिन्होंने बेचारों ने सहायता सामग्री भेजी है उस पर ही अपनी फोटो चिपका के बांट रहे हैं। तो आप जो प्रचार में लगी है जो सरकार, इस प्रचार में कि साहब हमने तुझे भूखे मरने से बचा लिया, इस त्रासदी की अवस्था में उस सरकार के लिए जो है जो भी आप कहोगे उसे आलोचना माना जाएगा। पर आप किस चीज की, इसकी तारीफ तो नहीं कर सकते आप, और जब आप तारीफ नहीं करोगे तो कहेंगे ये देशद्रोही लोग हैं, ये आलोचना कर रहे हैं। भाई ये परिस्थितियां हैं, ये दृश्य तुम पैदा कर रहे हो। और जब राजगोपाल लोया आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं चारों बातें एक साथ कहना चाह रहा हूँ। माननीय भूपेंद्र सिंह जी का अध्ययन बहुत अच्छा है, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि वो पिछले 45-50 दिनों से घर में क्वारंटाइन है, बाहर तो गए नहीं, और उन्हें जो भी जानकारी है सोशल मीडिया से आई है वो बार बार इसको स्वीकार करते हैं। उनका अध्ययन बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल सच है। परंतु ये जानकारी एक मिनट लोया जी, 1 सेकंड लूंगा। जो जानकारी मैंने दी है ये भोपाल कलेक्टर से मांग ले, आपकी सरकार है, किसी भोपाल की वो बचे। एक दूसरी बात, ये हम सोशल मीडिया से नहीं उठा रहे हैं, आपकी सरकार की जानकारियां हैं, आपकी सरकार की जानकारियां, इनमें से कोई भी जानकारी सोशल मीडिया की। हाँ तो भूपेंद्र, मगर मेरे कुछ निवेदन है वो आप सुन लें। जो आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ किया है, तो ईमानदारी से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत कम किया है जो उनको करना चाहिए। आज अगर पूरे देश में, तो आप खासतौर से अपन मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में आपको मैं फिर दे सकता हूँ, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, जहाँ सेवा भारती का कार्यकर्ता, जहाँ वनवासी बंधु कल्याण परिषद का कार्यकर्ता, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज सेवा को कर रहा है। मगर हम केवल ये दावा नहीं करते कि ये केवल हमने किया है, ये इस देश की परंपरा है, ये इस देश की संस्कृति है। कि वो दल बहुत दूसरी बात है, परंतु सेवा करना उसका स्वभाव है, क्योंकि हम मानवतावादी धर्म है, करुणा हमारा स्वभाव है। दूसरी बात में एक बात और आपसे आग्रह करना चाहता हूं रिजवान जी, बार बार इसकी चर्चा की जाती है कि राजीव गांधी जी के समय अटल जी गए थे, इंदिरा जी के समय अटल जी गए थे, अरे नेहरू जी के समय भी अटल जी गए थे। ये वो प्रज्ञावान आदमी है कि उसको यूनाइटेड नेशंस में उद्बोधन देने के लिए, भेजने के लिए इस तरह से ना कहा जाए कि कांग्रेस ने राजीव गांधी ने या इंदिरा गांधी जी ने उन पर कोई कृपा की थी। ये उनका टैलेंट था, वो इसकी योग्यता रखते थे।
आज अगर संपूर्ण विपक्ष मिलकर ये कह रहे हैं मैं समन्वय की बात करता हूँ, मैं समन्वय की बात करता हूँ। आप ये मानते हो कि अब देश में कोई टैलेंट नहीं बचा है, अब विपक्ष में कोई टैलेंट नहीं बचा है, अब केवल सत्ता पक्ष में टैलेंट बचा है? किस तरह की बात कर रहे हैं लोया जी? स्वीकार करना चाहिए आपको, कम से कम स्वीकार करना चाहिए आपको कि यदि समन्वय की राजनीति, इस समय देश में समन्वय की राजनीति की जरूरत है। समन्वय की राजनीति की जरूरत है। आप अपने स्वीकार्य नेता थे और ये उनकी क्षमता थी लोगों को प्रभावित करने की। एक बात और कहना चाहता हूँ, बार बार सर्वदलीय बैठक की बात होती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते हैं तो क्या वो सर्वदलीय नहीं होती है? अभी कहा लोया जी पहले भी बात कर चुकी है, सरकार क्या कर रही है? आप आने की परमिशन पहले भी बात कर चुकी है। राजस्थान के 10 लाख लोगों ने आने का पंजीयन कराया है। अगर आप कुछ कह लो, अपन पहले पड़ोस राज्य की चर्चा करें और राजनीतिक सरकार को थोड़ा सा पड़ेगा। आपने अपनी अयोग्यता प्रधानमंत्री बात करते हैं तो वो संघीय व्यवस्था है, उसको आप सर्वदलीय नहीं कह सकते, उसको आप सर्वदलीय कतई नहीं कह सकते। तो एक वो तो बात है, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दंगी हो जाते हैं, नहीं माने जाएंगे। परंतु हस्तक्षेप वो लोग करना चाहते हैं जिन्हें हस्तक्षेप करने की आदत पड़ गई है, परंतु वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, आपकी यूपीए की सरकार थी, तब आप उसके सरकार के संचालन में हस्तक्षेप करती थी बिना किसी अधिकार के। वह अब नहीं चलना है। ये संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार है। संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए जो यथासंभव होगा उससे देश की सेवा करेंगे। ये वो नहीं है जिनको कोई अधिकार नहीं है, जो अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार गए, वो देश को सलाह की सरकार को सलाह देंगे। यदि आपके पास सलाह थी तो निश्चित आप उनको सबसे पहले दीजिए। उद्धव ठाकरे को दीजिए। उद्धव ठाकरे जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए तो फोन किया कि अब विधायक कैसे बनूंगा, कृपया इसमें हस्तक्षेप करिए। इसके लिए तो फोन करना उचित नहीं समझा कि मुंबई में किस तरह की स्थिति है। और कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि हमारी तरफ उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा। बहुत बुरी स्थिति में है, खासतौर से महाराष्ट्र में, और वहाँ स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास है। और जो परिस्थितियां वहां दिख रही हैं कि आज अगर कोरोना स्प्रेड हो रहा है वो केवल मुंबई और महाराष्ट्र में हो रहा है। मध्य प्रदेश के बहुत अच्छा हालात है। उन हालातों को देखते हुए आपको तारीफ करना चाहिए मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार की। गुजरात देश में है कि नहीं? गुजरात देश में है, अहमदाबाद है कि नहीं देश में? है और ज्यादा भयावह स्थिति है वहाँ की। अहमदाबाद भी केंद्र ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के निदेशक हैं वो अहमदाबाद में कल थे और जो वो सलाह देंगे उस पर काम करेंगे। किस तरह से स्प्रेडिंग रोकना है ये सरकारों की जिम्मेवारी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यदि एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से इसके लिए आग्रह कर सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं, इसके लिए विधायक कैसे बनूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का फोन कभी बंद होने वाला नहीं है। ये 8 बजे सोने वाले लोग नहीं है, 20 और 22 घंटे काम करने वाले वो लोग हैं जो इस संकल्प के साथ राजनीति में काम कर रहे हैं कि हम भारत माता की उस भावना से सेवा करेंगे, तेरा वैभव अमर रखना रहे न रहे। तो वो सरकार है, ये निकम्मी सरकार नहीं है। हमने एक की खरीदा, एक की व्यवस्था मध्य प्रदेश में करके नहीं, एक भी व्यक्ति बनाया हमने खरीदा नहीं। हम केवल उद्योगपति और राजा इन दोनों की टकराहट के बीच में ये मध्य प्रदेश फंसा और उसका खामियाजा आज 7.5 करोड़ जनता भुगत रही। रविंद्र जी आप कुछ कहना चाहते? नहीं, अभी उन्होंने कहा है, लोया जी ने कहा है कि एम्स के डायरेक्टर को गुजरात भेजा है। रिजवान भाई मैं पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, यदि गुजरात भेजा है और स्थिति महाराष्ट्र में भी गंभीर है तो क्यों नहीं ये आदेश निकाला गया कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह जाना चाहिए? इसलिए ये आप बताना चाहते हो कि हम गुजराती हैं और हम गुजरात का ध्यान रखेंगे। इस तरह के संदेश आम लोगों में जाना अच्छी बात है क्या? सरकार ने किया है अपनी व्यवस्था सुधार के बजाय बीएमसी के कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को हटा दिया। ये कार्रवाई की आपने, हम आप नहीं कर सके और उसकी सजा बीएमसी कमिश्नर को दे रहे हैं। बीएमसी कमिश्नर को हटाने से कैसे काम चलेगा? आप सोच कर देखिए, हमें वास्तविक बात करना पड़ेगी यदि हम देश और प्रदेश की चिंता करें तो।
रविंद्र जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप कैसे पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा आपको। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में आप कुछ कह रहे थे, वेणुगोपाल जी ने कहा कि वो बहुत नहीं, देखिए लोया जी का ये कह रहा था कि वो विद्वान थे, उनका ये कहना था कि वे विद्वान थे और उनकी मजबूरी थी, नेहरू जी की मजबूरी थी, इंदिरा जी की मजबूरी थी, राजीव गांधी की मजबूरी थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं और निष्पक्षता के साथ कह रहा हूं कि हर दल में कोई ना कोई विद्वान होता है, कोई ना कोई विशेषज्ञ होता है। इस समय हमें तमाम इतने बड़े विराट संकट को हमें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए और जिस दल में जो भी विशेषज्ञ है, जिसकी जो योग्यता है, उसका उपयोग करना चाहिए। मैंने इस संदर्भ में ये बात कही है। यदि मान लीजिए आर्थिक मामले में मनमोहन सिंह जी हमारे पास यदि विद्वान है तो हमें उनसे सलाह लेने में संकोच नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से मान लीजिए कांग्रेस के पास कोई विशेषज्ञ है इस मुद्दे का, जो बात कर सकता है विदेशों में, कोई मदद की बात हो सकती है, हमें टेक्निकल चीजें चाहिए, यदि हमें कोई रणनीति बनाने की बात है तो सभी दलों से सहयोग लेने में पीछे नहीं होना चाहिए। मैं इस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। इस संदर्भ में नहीं कह रहा हूं कि अटल जी उनकी मजबूरी थी या नहीं थी। सिर्फ ये कि यदि आप सब दलों को साथ लेकर चलेंगे और सारे जितने भी विशेषज्ञ हैं यदि उनकी सेवाएं लेंगे तो हम इस समस्या को और जल्दी इस पर काबू पा पाएंगे। यही मेरा आग्रह है। वेणुगोपाल एक रिजवान जी, कह रहे थे भूपेंद्र गुप्ता एक बात कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लिए नहीं मजदूर, वापस लौटा दिए। इस पर कुछ कहेंगे आप? जी हेलो जी सर, बोलिए। बिल्कुल आवाज नहीं निकलेगी अब। बहुत बड़े अर्थशास्त्री माननीय मनमोहन सिंह जी हैं। मैं भी ये निजी तौर पर एक व्यक्ति के रूप में मैं भी माननीय मनमोहन सिंह जी का सम्मान करता हूँ। एक आचरणवान इंसान है, परंतु आप मुझे एक बात बताइए कि हम उसे एक प्रज्ञावान योगी जी पे तो बोलो, योगी जी पे तो बोलो यार। वर्ष तक के गवर्नर रहे, योगी जी पे तो बोल दो। भारत के वित्त मंत्री रहे, तो 10 वर्ष तक भारत योगी के जी पर भी प्रधानमंत्री तो बोल दो। रहे। यदि आप सुधार सकते थे, आपको पर्याप्त अवसर मिला, इस देश की अर्थव्यवस्था को कभी भी सुधार सकते थे। योगी जी पर तो बोलो। आपको बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री ये सब लिख देते हैं, इसलिए बहुत लोगों को बुराई होती है कि हम हार्वर्ड को विशेषज्ञता नहीं मानते, हम हार्ड वर्क को विशेषज्ञता मानते हैं। और ये हार्ड वर्क कर रहे हैं ना ये लोग, इनके आगे हार्वर्ड के लोग पीछे खड़े रहते। मतलब आप मनमोहन सिंह के किसी योगदान को मानते ही नहीं और फिर आप बिल्कुल नहीं करते हैं कि आपके योगदान को सवाल का जवाब आप निंदा करेंगे। उत्तर प्रदेश मैं ये नहीं कह रहा कि योगदान नहीं है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यदि विशेषज्ञता थी तो आपके पास 20 वर्ष का पर्याप्त अवसर था। अगर 20 वर्ष में हम नहीं बदलते हैं तो हमको भी ये स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें भी कमी होगी। उत्तर प्रदेश से मजदूर आप नहीं लिए गए, उनके बारे में कुछ कहेंगे? उत्तर प्रदेश मैंने पढ़ा था, ये कक्षों में बैठी चर्चा है, 117 मजदूर जो लौटे थे। उसका दूसरा सत्य ये भी है कि वो वापस जा चुके हैं। दूसरा सत्य ये भी है कि उत्तर प्रदेश के लगभग 80,000 से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में थे, उसमें 80% लोग अपने अपने घरों तक पहुंच चुके हैं। ये भी सत्य है। मैं उदयपुर से छोटे से कस्बे में रहता हूँ, मेरे गांव की खुद की जमात जिसके 10 लोग उत्तर प्रदेश में थे वो उदयपुरा आ चुके हैं। सरकारें काम कर रही हैं, परंतु आपने दोनों आंखों से देखना शुरू करिए। यदि वो रुक गए थे तो वो आपने देखा, तो यदि वो पहुंच गए वो भी देखना आप प्रारंभ करिए। हमारे जो लोग थे उन्हें हम लाए हैं, जो अन्य राज्यों ने वापस मंगा है उन लोगों को हमने वापस भेजा है। और मध्य प्रदेश, इसमें आपको भी मालूम है रिजवान भाई, ये केवल मैं कार्य करता हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने सबसे पहले आगे होकर इसमें संवेदनशीलता दिखाई। हम अपने छात्रों को लेकर लौटे, हमने अपने मजदूरों को वापस बुलाया, सबसे पहले कदम उठाने वाले व्यक्ति थे। और यदि हमारे मजदूरों के साथ, शहडोल के मजदूरों के साथ अगर दुर्घटना औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई तो मध्य प्रदेश पहला इतिहास रचा संवेदनशीलता का कि उन्होंने स्पेशल विमान और यहाँ से अधिकारी और मेडिकल टीम वहां भेजी। हम काम करने वाले लोग हैं और गांव गरीब और मजदूर ये तो शिवराज जी के आत्मा में बसने वाले लोग हैं। इनके लिए कोई कमी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की सरकार। बिल्कुल। वेणुगोपाल, भूपेंद्र गुप्ता एक बात और कह रहे थे
तो वो सूची मांग रहे हैं। रविंद्र जैन भी उसकी ओर इशारा कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे, मांग रहे हैं कि कहाँ कहाँ लोग फंसे हैं, बताएं, हम ट्रेन बुक करेंगे लोगों से। तो उस दिशा में कुछ बढ़ रहे हैं, उस दिशा में कुछ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित बढ़ रहे हैं। कांग्रेस को देंगे आप? आज ही पहुंचे। हम अपने लोगों को लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा सहयोग प्रारंभ है। जी जी, हाँ, कांग्रेस से सहयोग लेंगे इस पे? नहीं, निश्चित लेंगे, जो भी सकारात्मक सहयोग। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की या गोपाल लोहिया की जागीर नहीं है, ये हम सबका मध्य प्रदेश करनी चाहिए कि हमारा मध्य प्रदेश खुशहाल हो, हमारा मध्य प्रदेश अच्छा करे, तरक्की करे, और जो आज हम पर कष्ट है इसको हम किस तरह अवसर में तब्दील करेंगे, भविष्य में हम उत्तर और अच्छा करें। आप कुछ कह रहे थे? ये लोया जी ने बाकी सब बातें तो जो है बड़ी फॉल्स बातें थी। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो है मामा जी के दिल में गरीब बसा हुआ है, किसान बसा हुआ, किसान के बेटे बसे हुए हैं, और उन्होंने तत्काल प्लेन भेजा। बहुत खुशी की बात है कि जिन मजदूरों को आने के लिए बस नहीं दी, ट्रेन नहीं दी, उनकी लाशों को ले जाने के लिए इन्होंने ट्रेन की व्यवस्था कर दी। ये दिल में बसी हुई जो है इतनी बड़ी बसावट तो दुनिया में किसी के दिल में नहीं होती। और जो है प्लेन में उनकी लाश चलेगा। अब बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आप इतनी बड़ी बसाहट किसी के दिल में नहीं होती कि सिर्फ मैं हूं ना, और पैदल मत चलना मैं आ रहा हूँ, और ये जा कहाँ रहे हैं ये तो पूछो जरा। ये पैदल मत चलना मैं आ रहा हूँ, ये जो बैनर न्यूज छपती है, अगले दिन उन्हें भी याद नहीं रहती कि उन्होंने कल क्या छपवाया था कैप्शन। तो ये चीज जो है जरा विचार करिए इस पर। ये बड़ी बड़ी चिल्ला कर लफाजी करने से जो है प्रदेश की जनता का जो है दुख हरण नहीं होगा। उस दुख को हरने की कोशिश कीजिए, उसकी चेष्टा कीजिए। अभी मैं ये कह सकता था कि आपकी सरकार के लोग और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आटा चुराने में लगे हुए, लेकिन मैंने नहीं बोला। मैं अभी ये कह सकता था कि आपकी पार्टी के लोग जो है अभी जो है वो चुराने में लगे हुए हैं अभी राशन का सामान। मैंने ये नहीं बोला, लेकिन आप उकसा रहे हैं ये बातें करने के लिए। इतनी बड़ी ऊंची ऊंची बातें मत किया कीजिए। ये देश आज जिस त्रासदी में गुजर रहा है उसमें सबको जो है नीचे उतरकर, जमीन पर उतरकर चीजें देखने की जरूरत है। कांग्रेस की कोई मैं बड़ी तारीफ नहीं करता कि कांग्रेस जो है कोई गलती नहीं कर सकती, हम भी गलती कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ये भाव पैदा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी तो कभी गलती कर ही नहीं सकती, भगवान तो आपसे भी पूछ के काम करते हैं। ये जो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और ये अहंकार जल्दी चूर चूर होगा, किसी का दुनिया में नहीं बचा है। और आप अहंकार की उस सीमा को पार कर गए जहां पर आपको लगता है कि भगवान भी आपसे पूछ के काम करते हैं। ये दम्भ हटा दीजिए, आप मनुष्य की तरह रहिए, और ये मनुष्यों के लिए जमीन बनाई हुई है, आप जैसे महापुरुषों के लिए ये जमीन नहीं बनाई गई है। और जो चीजें आज परिस्थितियां हैं देश की, उन परिस्थितियों को देखने की कोशिश करिए। आपके पड़ोस में भी लोग परेशान हैं, आपके स्कूल में भी कोई बच्चे परेशान हैं, आपके मोहल्ले में भी लोग परेशान हैं, हमारे मोहल्ले में भी परेशान हैं। उसको केवल झुटलाने से जो है दुनिया बदल नहीं जाएगी। लेकिन इसका हल कैसे है? इतने बड़े पैमाने की समस्या एक साथ आ गई है, तो इसका हल कैसे निकाला जाता है? एक्चुअली ये हल किस तरह समस्या है? देखिए हल जो है निकलता है। आज समाज आगे बढ़ती है। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनको शर्म नहीं आती है। आज कौन कर रहा है सहायता? समाज कर रहा है आगे बढ़ के। आज जो है हिंदू मुसलमान के भूलकर जो है समाज पैसे दे रहा, इनके 25 रिश्तेदार पैसे दे रहे होंगे, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं कि साहब आरएसएस के कैंप लगे हुए हैं, जरा तस्वीरें बताएं, वीडियो दे दें, ये कहाँ पर कैंप लगे हुए हैं। ये जो झूठ है, और ये अभी बड़ी बात कर रहे थे, मुझे हैरत है, मैं ये बातें सब करना नहीं चाहता था कि सोनिया गांधी को क्या अधिकार था बात करने का, फलाना और ढिमाका। इस अधिकार से मोहन भागवत हमारे कैबिनेट के सदस्यों को बुला के फटकारते हैं, जरा ये समझाओ मुझे। हुए प्रतिनिधि है क्या? तुम्हारे ऐसे हाथ खड़े बंद करके वहां पर तुम्हारी कैबिनेट के लोग खड़े रहते हैं, वहां पर सामने उठे अपने विभाग की जो है समीक्षा करवाते हैं। ये बातें तब करो, आपके घर पूरे कांच के बने हुए हैं, दूसरों के तो थोड़े बहुत खिड़कियों के कांच लगे हुए हैं, आपके घर कांच के हैं। तो ये बातें मत किया करिए। जवाब ले लो, उनसे जवाब ले लो।
प्रिंसिपल बहुत संचित में आपकी बात कहेगा। बोलिए प्रिंसिपल। बोलते रहिए जी, क्या कहेंगे? संघ जो संगठन है समझ पाएगा नहीं, जो गया वो उसे छोड़ पाएगा नहीं। इसकी ताकत है कि वास्तव में राष्ट्र संस्कृति है, केवल भी संघ को समझ सकता है, बड़ी संघ में जा सकता है, क्योंकि हमारे लिए देश और जहाँ राज्य में सेवक कार्यकर्ता ही खड़ा होगा, वो कितना अधिकारी हो। वही हमने आपसे बात कहा था, हमारे यहाँ नहीं है कार्यकर्ता कोई बहुत बड़ी पद पर है, हमारे इससे पैदा होगा, हमारे पैदा होता है, पेट से पैदा नहीं होता है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना और आगे रखकर काम करना, ये हमारी संस्कृति है, जिस पर हम चलते रहेंगे और कांग्रेस के कभी हजम होने वाली है। रविंद्र अंत में फिर आपसे चाहूंगा, देखिए रिजवान भाई, मैं अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में सिर्फ ये उससे विचलित बहुत होता है। रिजवान भाई, मैं अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में ये जो देना चाहता था वो बोलना चाहता हूं आपके सामने, और वो बहुत जरूरी मुद्दा है, उसके बगैर डिबेट शायद अधूरी होगी। कि एम्स के डायरेक्टर ने कहा है कि अभी चरम नहीं आया है, समस्या का चरम जून के अंत में या जुलाई में आएगा। उसका आधार क्या है, जो मेरी समझ में आया, भूपेंद्र जी भी समझ रहे होंगे और लोहिया जी भी समझ रहे होंगे, कि अभी जो मजदूर हजारों की और लाखों की तादाद में जो मजदूर गांव में पहुंच रहा है, वो अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि 97% लोग शहरों में संक्रमित मिले हैं, गांव अभी बचे हुए थे। लेकिन अब हमें लगता है कि हमारे पास में कोई ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे हम इन मजदूरों को छांट सकें, इनमें से संक्रमित लोगों को निकाल सकें, इन्हें गांव में पहुंचने से पहले इनको क्वारंटाइन कर सकें। कहीं कोई किसी तरह की भी हमारे पास में ये सुविधा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मजदूर गांव में पहुंच रहे हैं उनको संक्रमण से बचाने के लिए अभी तक ना तो कोई योजना राज्य सरकार के पास दिख रही है, ना ही भारत सरकार ने ऐसी कोई इस पे कोई ठोस योजना बनाकर दी है। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तमाम सारे जो जिले हैं जहां ये मजदूर पहुंच रहे हैं, कलेक्टरों को बहुत ज्यादा मतलब एक माइक्रो मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। जरा सा भी बुखार यदि आ रहा है तो तत्काल उस गांव में जाकर व्यवस्था करने की जरूरत है। यदि हम ये नहीं कर पाए तो जो घबराहट पहले दिन से थी चाइना में बैठे हुए भारतीयों की कि यदि भारत में फैला तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। निश्चित तौर पे ये गांव में मजदूर पहुंच रहे हैं, इनकी मॉनिटरिंग के लिए पूरे देश में हर जिले में नई टेक्नोलॉजी के साथ में, नई व्यवस्था के साथ में हमें वहां व्यवस्था करने की आवश्यकता है। रिजवान भाई बिल्कुल, भूपेंद्र गुप्ता आप हमारे साथ जुड़े, नमस्कार। तो बस यही है राजेश की समस्या का ये अंत नहीं है और ये शुरुआत भी नहीं है। शुरुआत पहले हमारी तैयारियां भी चल रही है, हमारी कोशिशें भी जारी, राज की भी कोशिश कर, हम की भी कोशिश है, जांच भी उस स्तर पर करना है, उसकी भी हम तैयारी लगातार। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर लोग एक जगह पड़ रहे हैं, कुछ पैदल ही चल पड़े हैं, और इन सबको रोकना, इनको अपने साथ रखना और इन सबके साथ समन्वय बनाना एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे समय में सबको, क्या समाज सेवी हो, क्या राजनीतिक दल हो, सबको धैर्य भी रखना होगा और एकजुटता भी प्रदर्शित करनी होगी और सबको एकजुट करना भी जरूरी है। और जाहिर है उनकी जिम्मेदारी अधिक है, बिल्कुल, जो इसके सूत्रधार हैं और उन्हें सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। और ऐसे समय में राजधर्म और विपक्ष का जो धर्म है, दोनों धर्मों की उतनी ही जरूरत है और एक ऐसे समन्वय की जरूरत है जिससे लोगों का हौसला बढ़ा रहे और देश ऐसे संकट से पूरी ताकत से लड़े और उभर के सामने भी आए। राजेश बिल्कुल, तो विपक्ष के सुझाव पर सियासी तनाव, जिस तरह से बात मुद्दे की में कोरोना
से जिस तरह से देश जूझ रहा है और तमाम तरह के सवाल, और यही कारण है कि विपक्ष भी पूछ रहा है कि आपकी आगे की रणनीति क्या है। 17 तारीख के बाद तीसरा जो फेस है 17 को खत्म हो जाएगा, फिर क्या कुछ तैयारी है, और इसी को लेकर विपक्ष ने जो सुझाव दिए हैं उसके बाद जो सियासी तनाव है वो हम सब देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान जी इस तमाम डिबेट को कंडक्ट करने के लिए। तो ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब जिस तरह से तमाम तरह के सवाल जो तैर रहे हैं इस समय सियासत में, राजनीति में, उनको लेकर एक पैनल के साथ जिस तरह से डिबेट की, चर्चा की, और कहीं ना कहीं मकसद यही है कि संकट की इस घड़ी में बारीकी से जिसकी जो जवाबदेही है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन हो, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष। हमारी आज की इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।